हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब सबको लगेगी केमिस्ट्री आसान। हेलो, मैं आप सबको आज परमाणु की संरचना कक्षा 11 का सेकेंड चैप्टर है ये, वो आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। और मैं इस पाठ में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा जो कि आपने अब से पहले थोड़ा बहुत 9th क्लास में आपने उसका ओवरव्यू लिया होगा, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको बता दूं कि परमाणु की संरचना एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में भी अगर आप 11th के बाद की बात करें, 12th में कोई भी कंपटीशन हो, इससे कभी क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे हमेशा NTSC है, JEE है, नीट है, जिपमर है, कोई सा भी एग्जाम है, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये चैप्टर बेसिकली परमाणु की संरचना के बारे में है और परमाणु की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना दोनों के बारे में है। तो हम इसमें तत्वों के तत्वों पे, परमाणुओं पे, उनके जितने भी संरचनात्मक भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनसे मिलकर वो बने होते हैं। ये सारी चीजें हमें इसमें कवर करनी है। तो मैं आप लोगों को छोटी सी चीजें से शुरू करके बड़ी चीजों पे जो है आसानी से ले जाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल इसका इंट्रोडक्शन, केवल परिचय दूंगा और उस परिचय के बाद आपको जो है ये आसानी से, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल फर्स्ट लाइन से लेकर चलता हूं। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में प्रचुर विविधता उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना में निहित विविधता से पथरेखित होती है। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुणों की बात करें, क्योंकि आप ये कहते हो कि उनके रासायनिक गुण अलग हैं, उनके रासायनिक गुण अलग हैं, तो आपको एक चीज बता देता हूं कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में जो भी लाइन मैं आपको येलो करके दिखाई दूंगा, वो अपनी कॉपी में तुरंत नोट डाउन करते रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वे, उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बिना किसी हेडिंग के जो है ये सबसे पहले लाइन लिख लीजिए, परमाणु की संरचना चैप्टर के ऊपर की हेडिंग डाल के, और ये बिना किसी हेडिंग के लिख लीजिए अपनी कॉपी में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में अगर आपको परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, लिख लीजिए विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में परिवर्तन उनके परमाणुओं की आंतरिक संरचना के कारण होते हैं। विभिन्न तत्वों के रासायनिक व्यवहार में परिवर्तन उनके परमाणुओं के संरचना के आंतरिक संरचना के विविधता के कारण होते हैं। दोनों बात एक ही अलग अलग सेंटेंस में मैंने कही है, वो सब एक ही चीज है। आगे चलते हैं। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक द्वारा बहुत पहले ही 400 ईसा पूर्व परमाणुओं के अस्तित्व को प्रस्तावित किया गया था। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं 400 ईसा पूर्व की, तो वहां पे जो है बहुत सारे कणाद ऋषि हुए हैं। कणाद ऋषि ने भी जो है एटम के बारे में हमें बताने की जो है कोशिश करी थी। तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं उनके बारे में ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से कणाद ऋषि ने जो है आपको 400 ईसा पूर्व में ही ये बता दिया था कि भाई आपके जो एटम है, जो परमाणु है, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से है। तो ये जो परमाणु की संरचना के बारे में जो बता रहे हैं वो सब यही बताना चाह रहे हैं एक्चुअली में कि किस तरीके से परमाणु की संरचना जो है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। तो इसमें वे ये बताना चाह रहे हैं कि उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन के अंततः, अगर आप पदार्थ का लगातार विभाजन कर रहे हैं तो आपको परमाणु प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ के लगातार विभाजन से अंततः परमाणु प्राप्त होते हैं, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एक चीज तो आपको समझ में आ सकती है कि उनके अनुसार ये बात बोली गई थी कि आप अगर पदार्थ ले रहे हैं तो पदार्थ का विभाजन कर रहे हैं, तो आप कितना ज्यादा विभाजन कर लें, उसके बाद आपको जो है क्या मिलेंगे, आपको केवल परमाणु मिलेंगे। उससे परमाणु से आगे उन्हें विभाजित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और जाके उनके हिसाब से नामुमकिन था उस वक्त। तो परमाणु, एटम शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला, अनकटेबल। कि अगर एटम की बात करें तो वो शब्द जो है एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है न काटे जाने वाला या अविभाज्य, मतलब नॉन डिविजिबल।
ये पहले की बात कर रहे हैं, तो पहले ये विचार केवल ये वाली चीज आप लिख लेंगे जिसमें एटोमियों का अर्थ है अनडिविजिबल, जिसे जो है काटा ना जा सके। पहले ये विचार केवल कल्पना पर आधारित थे और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था। बहुत समय तक ये विचार किसी प्रमाण के बिना ऐसे ही चलते रहे, परंतु 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने फिर से बल देना शुरू कर दिया। तो ये बताना चाह रहा है कि शुरुआत की बात कर रहे हैं, को शुरुआत में जैसे उन्होंने कहा वैसे उन्होंने मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। 18वीं सदी में जो है वैज्ञानिकों ने इसे थोड़ा और पुश किया और ज्यादा बल दिया, और फिर दोबारा इसके ऊपर जो है इन्होंने सिद्धांत देने शुरू करे, और फिर दोबारा जो साइंटिस्ट जिसका नाम सबसे पहले आता है वो है जॉन डाल्टन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य के परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, यह चीज डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। और हमने पार्ट 1 में जो है उसके बारे में अध्ययन भी किया है कि जॉन डाल्टन के जो है सारे 9वीं कक्षा में भी जो है इसके बारे में, जॉन डाल्टन के बारे में जो है पहले बता चुके हैं। देखिए मैं यहां से चलता हूं कि 20वीं सदी में जो है उन्होंने कहा कि परमाणुओं को छोटे कणों में अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। ये चीज जो पुरानी थ्योरी चल रही थी उसे उसने खत्म कर दिया। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी। उस समय वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। परमाणुओं के अपरमाणविक कणों की खोज के बाद उनके स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कि आपने जो खोज लिया है वो है भी या नहीं है, इस बारे में जो है वैज्ञानिकों के सामने समस्या पैदा हो रही थी। आगे, भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों की पदों में एक तत्व से दूसरे तत्व की विभिन्नता की तुलना करना, कि अगर भौतिक और रासायनिक गुण की बात करें तो अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण वे किस तरीके से होंगे, इस समस्या का भी उनके पास कोई भी इलाज नहीं था। आगे चलते हैं। विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं की बनने की व्याख्या, कि अगर विभिन्न परमाणु आपस में मिलकर बने हुए हैं तो उनसे एक नए जो अणु बना है उनके किस प्रकार के जो है वो होंगे, इस बारे में भी व्याख्या नहीं दे पाए थे। परमाणुओं द्वारा अवशोषित तथा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। अब अगर परमाणु जुड़े हैं उनसे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कुछ क्या पता उनके अंदर जो है विद्युत चुंबकीय बल हो या कुछ भी हो, उनकी प्रकृति को कैसे हम पहचानेंगे, ये समस्या भी उनके सामने थी। तो स्टूडेंट, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको जो है ये सारी समस्याएं कि उस समय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये पेपर में आती है, इनसे आ जाते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करें और उन्हें सही से समझें। ठीक है स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है अपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो है आपको उसमें बताऊं। थैंक यू स्टूडेंट।